सुरेश कुमार है, जो हम आपको इस वीडियो में एजुकेशन के बारे में बताएंगे। मतलब हम ये बताएंगे कि साइंस पढ़ाएंगे, और किसकी साइंस? हाई स्कूल की। लेकिन हम आगे चल के इंटरमीडिएट में मैथ और साइंस वो भी दोनों पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले अभी वक्त हम साइंस हाई स्कूल की पढ़ा रहे हैं। साइंस हाई स्कूल क्लास 10th। मतलब इसमें क्या पढ़ाएंगे? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। क्या पढ़ाएंगे? फिजिक्स पढ़ाएंगे। मतलब हम भौतिक विज्ञान इसमें पढ़ाएंगे, भौतिक विज्ञान। अब यहाँ पर भौतिक विज्ञान में सबसे पहले चैप्टर कौन सा आता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। हम पहली हेडिंग क्या आएगी? प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? मतलब लाइट तुम्हारी किसे कहते हैं? अब देखो ध्यान से, प्रकाश किसे कहते हैं, ध्यान से देखना है तुम्हें। ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, प्रकाश। प्रकाश लाइट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, लाइट किसे कहते हैं। मतलब हम ये बोलेंगे कोई क्या है, पहले हम डीपली में समझेंगे, फिर हम इसको कायदे से समझेंगे। पहली बात तो ये, प्रकाश एक क्या है? यह एक विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है? विकिरण ऊर्जा है। क्या है? विकिरण। सब लिख के ही बताने वाले हैं। प्रकाश एक क्या है? विकिरण ऊर्जा है। किरण क्या है? प्रकाश एक क्या है? विकिरण ऊर्जा है। हम ये कह सकते हैं, ये क्या है तुम्हारा? रूम, मतलब कमरा। कोई यहाँ पर जैसे क्या अंधेरा कमरा है, और उस अंधेरे कमरे में क्या करते हैं हम? बल्ब जलाते हैं, या क्या जलाते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं। तो क्या होने लगती है? रोशनी होने लगती है। और उसी रोशनी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश। ऐसे थोड़ा बोलोगे डिफिनेशन, कैसे बोलोगे? जैसे कोई रूम है, और उस रूम में क्या है? उस रूम में सभी वस्तुएं रखी हुई हैं, सभी वस्तुएं रखी हुई हैं। तो सबसे पहले क्या बोलोगे? बल्ब के अंधेरे कमरे में बल्ब के तंतु से मोमबत्ती की ज्वाला। ये क्या है? मोमबत्ती की ज्वाला। यहाँ पर क्या होगी? मोमबत्ती की ज्वाला। हम ये क्या बोले? बल्ब के तंतु से मोमबत्ती की ज्वाला से मोमबत्ती की ज्वाला वस्तुओं पर पड़ती है। वस्तुओं पर पड़ती। यहाँ पर क्या है? कोई व्यक्ति है। हम क्या बोलेंगे? अंधेरे कमरे में बल्ब के तंतु से मोमबत्ती की ज्वाला वस्तु पर पड़ती हैं, तथा वस्तु के टकराने के पश्चात हमारी आँखों में, ये क्या है? आँखें। हमारी आँखों में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। हमारी आँखों में प्रवेश करती हैं, तो वस्तुएं क्या होने लगती हैं? दिखाई देने लगती है। हमने क्या बोला? किसी अंधेरे कमरे में, कोई ये क्या? अंधेरे कमरे में बल्ब के तंतु से मोमबत्ती की ज्वाला से, बल्ब के तंतु या मोमबत्ती की ज्वाला वस्तुओं पर पड़ती है। मोमबत्ती की ज्वाला वस्तु पर पड़ती है, तथा वस्तु से टकराने के पश्चात हमारे आँखों में प्रवेश करती हैं। तो वस्तुएं क्या होने लगती हैं? दिखाई देने लगती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश। ये हो गई लॉन्ग प्रोसेस। अब हम तुम्हें शॉर्ट में बताते हैं जो तुम्हें बताना है। तो क्या बोलोगे? वह विकिरण ऊर्जा। डिफिनेशन क्या बोलोगे? वह विकिरण ऊर्जा। वह विकिरण ऊर्जा जो क्या? ये विकिरण ऊर्जा है। ये किरण जो है, ये क्या है? विकिरण ऊर्जा। और ये किरण ऊर्जा हमारी आंखों में क्या करती है? प्रवेश करती है। वह विकिरण ऊर्जा जो हमारी आँखों को
क्या करती है? प्रवेश करती है। प्रवेश करना यहाँ पर क्या बोलेंगे? संवेदित करती है। क्या बोलती है? संवेदित करती है। संवेदित करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश। वह विकिरण ऊर्जा जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। अब हम प्रकाश के बारे में बताएंगे, मतलब प्रकाश के बारे में, मतलब प्रकाश के गुण समझ लो। एक ये क्या हम टॉपिक बताएं? प्रकाश के समझ लो गुण। प्रकाश के गुण। अब प्रकाश के गुण में क्या होगा? सबसे पहली बात, पहला पॉइंट, यह एक क्या है? विकिरण ऊर्जा है। यह एक क्या है? एक विकिरण ऊर्जा है। और दूसरी बात ये क्या होगी? प्रकाश स्वयं तो प्रकाश वस्तुओं को दिखाता है, परंतु स्वयं नहीं दिखाई देता। यहाँ पर प्रकाश है, ये वस्तुओं को दिखा रहा है, परंतु स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश वस्तुओं को दिखाता है, परंतु स्वयं दिखाई नहीं देता। ये लिख लेना है। तीसरी पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश चुंबकी, विद्युत चुंबकी। हम क्या बोलेंगे? प्रकाश विद्युत चुंबकी। प्रकाश विद्युत चुंबकी तरंगों के रूप में चलता है। तरंगों के रूप में चलता है। पहला हमने क्या बोला? यह एक विकिरण ऊर्जा है। और दूसरा क्या बोला? प्रकाश वस्तु को दिखाता है, वस्तुओं को दिखाता है, लेकिन स्वयं नहीं दिखता है। हमने क्या बोला? प्रकाश के बारे में यह एक विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश वस्तुओं को दिखाता है, परंतु स्वयं दिखाई नहीं देता। लेकिन ये प्रकाश एक चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसीलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के, मतलब इसीलिए इसकी तरंग दैर्ध्य इसकी होती है। तरंग कितनी होती है? 4500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? इसीलिए इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तरंग दैर्ध्य, इसकी तरंग दैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम से लेकर, मतलब इसकी तरंग कितनी होती है? 4500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो हम ये बोल सकते हैं, एंगस्ट्रॉम को किससे पढ़े जाते हैं? एम्पियर का ये क्या है? एंगस्ट्रॉम होता है। और एक माइक्रो भी होता है। माइक्रो किससे प्रेजेंट करते हैं? म्यू से। तो पहली बात है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10। मतलब हम ये कहेंगे एक एंगस्ट्रॉम मीटर बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। और एक माइक्रो या एक म्यू बराबर क्या होता है? एक म्यू मीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक म्यू मीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर, एन मतलब नैनो, एम मतलब मीटर। एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक। अब यहाँ पर एक और याद रखना, एक पिकोमीटर PM, एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। ये वैल्यू तुम्हें क्या करना है? याद रखनी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये वैल्यू कहाँ पर यूज होंगी? आंकिक प्रश्न पर, मतलब न्यूमेरिकल पर यूज होते हैं। आप सबसे पहले इसकी तरंग दैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितनी है?
इसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम है। इस और पांचवी चीज़ क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। हम क्या बोलेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल। किसकी बेटा, प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, c बराबर चाल। निर्वात प्रकाश की चाल को हम किससे डिनोट करते हैं, c। 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸ मीटर, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। अब देखो ये भी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर। अब यहाँ पर प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके बारे में है। मतलब हमने क्या बोला शुरुआत में, लाइट किसे कहते हैं, मतलब किसी अंधेरे कमरे में बल्ब के तंज से मोमबत्ती की ज्वाला वस्तु पर पड़ती हैं, तो वस्तु से टकराने के पश्चात हमारी आंखों में प्रवेश होती हैं, तो इसी को हम प्रकाश कहते हैं। मतलब हम दूसरी शब्दों में कहें, वह विकिरण ऊर्जा जो हमारी आंखों को क्या करती है, संवेदित करती है, उसी को प्रकाश बोलते हैं। प्रकाश के बारे में यह एक विकिरण ऊर्जा है, पहली बात। दूसरी बात है कि प्रकाश स्वयं को दिखाई देता है, परंतु प्रकाश वस्तुओं को दिखाई देता है परंतु स्वयं नहीं दिखाई देता। तीसरी बात है यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। चौथी बात है इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। इसलिए 1 एम्पियर, एंगस्ट्रॉम मतलब 1 एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 होता है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर होता है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर होता है, 8 मीटर पर सेकेंड। अगर जो हम ये बोलेंगे, अगर 3 × 10⁵ बोल दें तो किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल किलोमीटर में बदल जाएगी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड में चली जाएगी। यहाँ पर क्या है, मीटर में है, यहाँ पर क्या है, किलोमीटर में। लेकिन तुम्हारी किताब में यही दे रखा होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यही रखना है, और इसी के बारे में, ये लाइट के बारे में पूरा टोटल है। अब हम आगे चलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या बताएंगे हम, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्या है, हेडिंग प्रकाश का परावर्तन। अब ये डालिए हेडिंग प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, यहाँ पर हेडिंग पड़ेगी प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक ही ये परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब क्या होगा प्रकाश का परावर्तन, ये क्या होगा, कोई चिकना तल होगा, चिकना तल, या हम बोलेंगे पालिशदार तल। हम क्या बोलेंगे, चिकने तल या चिकना तल या पालिशदार तल होगा। ये क्या है, चिकना तल या पालिशदार तल है। ये चिकना तल या पालिशदार तल है। कोई किरण पालिशदार या चिकने तल पर गिरती है, चिकने तल या पालिशदार पर कोई किरण गिरती है, कोई प्रकाश की किरण। ये क्या है, प्रकाश की किरण है। हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन की डिफिनेशन क्या होगी, चिकना तल या पालिशदार तल पर कोई प्रकाश की किरण गिरकर या पड़कर, बात एक ही है, गिरकर उसी माध्यम में लौट जाती है। ये गिरी और उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो उसी माध्यम में
लौट जाती है, लौट जाती है, लौट जाती है तथा चिकने तल पर प्रकाश की किरण गिरकर लौटने 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 की प्रक्रिया, ये क्या हो रही है? लौटने की प्रक्रिया। हमने क्या बोला? लौटने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। फिर से देखो, चिकने तल पर प्रकाश की किरण गिरकर, चिकने तल पर प्रकाश की किरण गिरकर, ये तीसरा बोलेंगे, गिरकर उसी माध्यम में लौट जाती है तथा चिकने तल पर लौटने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने क्या बोला? किसी चिकने तल पर, किसी चिकने तल पर, किसी चिकने तल पर, किसी चिकने तल पर किरण, चाहे प्रकाश की किरण बोलो चाहे किरण बोलो, किसी चिकने तल पर किरण गिरकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है तथा, अब दूसरी बात जोड़ेंगे, तथा चिकने तल पर गिरकर लौटने की प्रक्रिया को, यहाँ पर गिरी और ये गिरी फिर लौटी, गिरकर लौटने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी तरीके से प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन की क्या बताएंगे? परिभाषाएं। अब प्रकाश की परावर्तन परिभाषाएं क्या होती है? देखिए, प्रकाश के परावर्तन में परिभाषाएं, यहाँ पर अभी परावर्तन समझाया, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषाएं समझाएंगे। देखिए, लिखेंगे प्रकाश की, सीधे लिखेंगे परावर्तन की परिभाषाएं अब परिभाषाएं मतलब उसमें कौन कौन सी किरणें थी ये बताएंगे। परिभाषाएं देखो, ये क्या है? दर्पण है, ये है तुम्हारा समतल दर्पण, ये जो बन रहा है हम ये इसको बोल सकते हैं M1 M2, ये है तुम्हारा दर्पण। अब जो हम बोलेंगे उसको लिख लेना है तुम्हें। M1 M2 ये दर्पण है, ये क्या है? कोई किरण है, कोई प्रकाश की किरण। ये क्या है? प्रकाश की किरण। और ये किरण मतलब ये यहाँ से ए बिंदु है और यहाँ पर कौन सी है? O बिंदु। कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है, कोई प्रकाश की किरण दर्पण पड़ती है तथा उसी माध्यम में लौट जाती है तथा चिकने दर्पण पर पड़कर लौटने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते थे। लेकिन अब इसमें डिफिनेशन क्या आ गई? ये किरण AO क्या है? आपतित किरण। AO क्या है? आपतित किरण। अब हम बोलेंगे आपतित किरण किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? किसी दर्पण पर प्रकाश की किरण, ये दर्पण है, किसी दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ती है, ये क्या है? पड़ती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ऐसे ही लिखना है, ऐसे लिख लो। किसी दर्पण पर प्रकाश की किरण
गिरती है या पड़ती है, बात एक ही, गिरती है तो इसी को हम आपतित किरण बोलते हैं। अब यहाँ पर परावर्तित किरण, ये क्या लिखा है, परावर्तित किरण, मतलब हम ये कहेंगे ओ बी क्या है, ये परावर्तित किरण है। लेकिन कैसे बोलेंगे परावर्तित, ये थोड़ा बोलेंगे ओ बी परावर्तित किरण, कैसे बोलेंगे, दर्पण पर, किसी दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ गिरकर हमें प्राप्त होती है, गिरकर हमें किरण प्राप्त होती है। जो किरण हमें प्राप्त होती है उसी किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। फिर से देखो, किसी दर्पण पर किरण गिरकर उसी माध्यम में लौट जाती है तथा उसी माध्यम में हमें प्राप्त होती है, तो इसी को हम आपतित किरण कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अब क्या आ गई बात, अब ये तीसरी किरण कौन है, ये एन है, इसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। अब अभिलंब किसे कहते हैं, अब यहाँ पर अभिलंब, दर्पण पर अभिलंब कौन सी रेखा, ओ एन क्या है, अभिलंब। अभिलंब कैसे, इसकी डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, किसी दर्पण पर लंब रूप रेखा को, ये लंब रूप है, लंब रूप रेखा को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, अभिलंब। दर्पण के लंब रूप रेखा को, कैसे को, लंब रूप रेखा को, लंब रूप रेखा को क्या बोलते हैं हम, अभिलंब कहते हैं। अब बात आ गई, ये बिंदु, ओ बिंदु, ये क्या है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु किसे कहेंगे, ध्यान से देखिए, ये क्या है, आपतन बिंदु। अब यहाँ पर आपतन बिंदु किसे कहेंगे, आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये हमें मालूम है, ए ओ, अब हमें मालूम होगा आपतित किरण। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है, यही लिखना है तुम्हें, आपतित किरण, ये आपतित किरण है। आपतित किरण दर्पण के, यही आपतित किरण आकर के, ये दर्पण है, इसी बिंदु पर गिर गई, कोई दर्पण है और ये आपतित किरण आकर के इसी बिंदु पर गिर गई, यही तुम्हारा बिंदु क्या है, आपतन बिंदु है। यही तुम्हारा बिंदु क्या है, आपतन बिंदु। तो हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतित बिंदु बोलते हैं। उसी बिंदु को हम आपतित बिंदु बोलते हैं। कंप्लीट। आपतित किरण मतलब दर्पण के किसी दर्पण पर किरण जो पड़ती है उसी किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण दर्पण के आपतित किरण मतलब किरण दर्पण पर किरण पड़कर लौटकर हमें एक लौट जाती है तथा उसी माध्यम लौट जाती है तथा वो हमें किरण प्राप्त होती है, उसी किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं। अभिलंब लंब रूप रेखा, दर्पण के लंब रूप रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर ये कोण और इस कोण को हम क्या बोलते हैं, आर मतलब आई मतलब क्या होता है, आपतन कोण। अब हम यहाँ बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। सबसे पहली बात आपतित किरण तथा अभिलंब, ये दोनों किरण हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब। इसी हेडिंग डालना है आपतन कोण। क्या हेडिंग डालना है, आपतन कोण। अब देखो डिफिनेशन इसकी, आपतित किरण तथा अभिलंब, हमने क्या बोला, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, ये दोनों किरणों के बीच क्या बना, ये के बीच आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं आर मतलब परावर्तन कोण। क्या है, परावर्तन कोण। अब परावर्तन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। अब परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। परावर्तन कोण अभिलंब, हमने क्या बोला, अभिलंब तथा
परावर्तित किरण, हमने क्या बोला, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच है, ये बीच बन रहा है कि नहीं, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को, ये बन रहा कोण, बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तुम्हारी डिफिनेशन हो चुकी। हमने क्या बताया, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु। अब इसी ढंग से हम क्या पढ़ेंगे, परावर्तन के परिभाषाएं हो चुकी हैं। अब परावर्तन के बाद हम क्या डालेंगे, हेडिंग यहाँ पर हो जाएंगे परावर्तन के नियम। क्या हम डालेंगे, नियम, क्योंकि ये अभी नहीं मिटाएंगे, क्योंकि इसी का काम यूज अभी और होगा। परावर्तन के नियम, अब परावर्तन के नियम कितने होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तन के नियम मतलब ये 2 प्रकार के होते हैं। नियम 2 होते हैं, सीधे लिखो, प्रकार के नहीं। परावर्तन के नियम कितने होते हैं, 2 होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला हम क्या बोलेंगे, परावर्तन के नियम पहला, यहाँ ध्यान से देखिए, फर्स्ट नियम और सेकंड नियम। फर्स्ट नियम क्या होगा, सेकंड नियम बहुत इजी है। मतलब हम क्या बोलेंगे, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब आई को हम आपतन कोण, आर को हम परावर्तन, मतलब आपतन कोण मतलब आई, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है, बराबर होता है। ये दूसरा नियम है। पहला नियम क्या है, तो पहला नियम भी बहुत सरल है। मतलब पहला नियम हम अपनी भाषा में पहले बताएंगे, फिर वो दूसरे किताब की भाषा में बताएंगे। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों ही एक ही तल पर, तीनों ही आपतन बिंदु के तल पर मिलती हैं। ये हमारी भाषा है। हमने क्या बोला, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों ही आपतन बिंदु के तल पर मिलती हैं। ये परिभाषा है। अब हम बताएंगे अपनी किताब में कैसे लिखा है। आपतित किरण पर, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, हमने क्या बोला, आपतित किरण, पहला नियम हम बोले हैं। पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। ये लिख लेना है। हमने क्या बोला है, पहला नियम, आपतित किरण कामा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर मिलती हैं। ये तुम्हारा पहला और दूसरा नियम जानते हो। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 30 हो गया तो ये कितने डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब कितना कोण होगा, 30। अगर ये 45 हो गया तो ये आपतन कोण 45 होगा, परावर्तन कोण कितना होगा, 45 ही होगा। ये हो गया तुम्हारा आप परावर्तन के नियम। अब हम आगे चलेंगे। पहले तुम्हारा क्या था, इसके बाद मतलब प्रतिबिंब से पहले हम गोली दर्पण सीखेंगे। क्या सीखेंगे, गोली दर्पण। अब गोली दर्पण किसे कहते हैं वो ध्यान से सीखना है। फिर उसके हम सिखाएंगे गोली दर्पण की कुछ परिभाषाएं, ये सिखाएंगे, और फिर गोली दर्पण के नियम, और फिर हम प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे। प्रतिबिंब सिखाएंगे, फिर हम प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे। अब देखो ध्यान से, अब इसको हम रफ करते हैं। अब डिफिनेशन किसकी आएगी, गोली दर्पण। अभी हम परावर्तन के बारे में सब समझ रहे थे, अब हम दर्पण के बारे में समझेंगे। प्रकाश समझा चुके, और प्रकाश के बारे में समझा चुके, और फिर प्रकाश का परावर्तन समझाया, प्रकाश के परावर्तन के नियम समझाए। और अब देखो हमने क्या क्या समझा है। पहला प्रकाश समझाया, प्रकाश के बारे में
प्रकाश के बारे में बताया, मतलब प्रकाश के गुण है, समझ लो, बारे में मतलब गुण। तीसरा हमने क्या बताया, परावर्तन समझाया, प्रकाश का परावर्तन और फिर प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा है, परावर्तन की परिभाषा हमने बताई, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा, और फिर पांचवा हमने बताया परावर्तन के नियम। ये पढ़ा चुके हैं, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम के बाद अब हम बताएंगे छठा गोली दर्पण। और इसको कायदे से समझना है कि गोली दर्पण कहते किसे हैं। ये चीज़ें भौतिक विज्ञान में, ये चीज़ें 5 चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। अब बारी 5वीं की है। अब हम क्या बताएंगे, गोली दर्पण। यहाँ पर बीच में गोली दर्पण लिखेंगे, गोली दर्पण। सबसे पहली बात, गोली दर्पण तुम्हारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। लेकिन वो कैसे बने हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, वो यहाँ पर बताएंगे। गोली दर्पण कहते किसे हैं? समझ लो एक खोखला गोला है, यहाँ पर क्या है, ये खोखला गोला है। एक और खोखला गोला बना लेते हैं, ये क्या है, दूसरा भी एक क्या है, खोखला गोला है। अब खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, अब इसको हम आधा क्या कर देते हैं, काट देते हैं। इसको आधा हमने क्या कर दिया, काट दिया, और इसको भी आधा हमने क्या कर दिया, काट दिया। हम क्या बोलेंगे, खोखले गोले का कटा हुआ, ये इमेजिन करेंगे कटा हुआ ये भाग है, मतलब काट दिया। ये भी क्या कर दिया हमने, काट दिया। ये भी हमने क्या कर दिया, कटा हुआ भाग है। इमेजिन करें, डेड मतलब ये कट चुका है, ऐसे इसी तरीके से हम बना दिया। मतलब गोली दर्पण किसे हुआ, खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग। ये क्या है, खोखला गोला है। क्या है, खोखला गोला, मतलब खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, जिसके एक तरफ पारे की कलाई, ये हम किससे पेंट कर रहे हैं, ये किससे पेंट कर रहे हैं, पारे की कलाई से। जिसकी एक तरफ पारे की कलाई, किसकी बेटा, पारे की कलाई और लाल ऑक्साइड, हमने क्या बोला, ये इसकी तरफ, हमें इसको इस तरफ हमने क्या कर दिया, गोली दर्पण। अब गोली दर्पण किसे कहते हैं, और ये 2 खोखले गोले लिए, उनको हमने काट दिया। हम क्या बोलेंगे, खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग। ये काटा गया है तो कटा हुआ वह भाग, जिसमें पारे की कलाई तथा लाल ऑक्साइड से, एक तरफ पारे की कलाई तथा लाल ऑक्साइड से हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तथा उसकी दूसरी तरफ, एक तरफ तुम्हारे पारे की कलाई तथा लाल ऑक्साइड से पेंट करते हैं, तथा इसकी दूसरी तरफ ये वाला क्या है, पारे की कलाई है, और इसके दूसरी तरफ ये वाला क्या है, पारे की कलाई तथा लाल ऑक्साइड, तथा इसके दूसरी तरफ परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल। अब ये बताएंगे परावर्तक तल क्या है। और इसकी दूसरी तरफ ये इस तरफ हमने पारे की कलाई से काट दिया, और ये क्या है, परावर्तक तल। परावर्तक तल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गोली दर्पण। हमने डिफिनेशन, अब पूरी तरीके से हम डिफिनेशन देखेंगे। किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, हमने खोखले गोले काट दिया। किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, जिसकी एक तरफ गोले की एक तरफ पारे की कलाई तथा लाल ऑक्साइड से क्या करते हैं, पेंट करते हैं, तथा इसके जस्ट दूसरी तरफ परावर्तक तल होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, गोली दर्पण बोलते हैं। इसी को हम गोली दर्पण बोलते हैं, मतलब गोली दर्पण कहते हैं। हमने डिफिनेशन, परिभाषा क्या बताई, परिभाषा लिख देते हैं यहाँ पर। हमने ये बताया, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग,
किसी खोखले खोखले गोले का कटा हुआ होगा, सीधे सीधे लिख देंगे खोखले खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक तरफ, जिसके ये सब लिखेंगे, जिसके ये डिफिनेशन में जिसके एक तरफ पारे की कलई, क्या बेटा, पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड, ये देखो लाल ऑक्साइड, पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड से पेंट करते हैं, ऑक्साइड से क्या करते हैं, पेंट करते हैं और तथा इसकी दूसरी तरफ क्या होता है, परावर्तक तल, तथा इसके दूसरी तरफ परावर्तक तल होता है। कैसा होता है, परावर्तक तल होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, गोली दर्पण, उसी को हम गोली दर्पण कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तुम्हारे, 2 प्रकार के होते हैं, ये बने भी हैं। गोली दर्पण, ये जो है गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से गोली दर्पण होते हैं, एक कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ये कौन सा होगा, एक अवतल दर्पण, पहला कौन सा होता है, अवतल दर्पण, गोली दर्पण से ही मिलकर बना होता है अवतल दर्पण। और दूसरा कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। अब बात आ गई, अभी हमने क्या बताया, गोली दर्पण बताया, मतलब किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग जिसमें पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड से पेंट करते हैं, तथा इसके दूसरी तरफ परावर्तक तल होता है। तो ये लाल ऑक्साइड से पेंट किया और इसकी दूसरी तरफ जस्ट इसके क्या हुआ, परावर्तक तल होता है। जैसे शीशा है, शीशा की दूसरी तरफ लाल ऑक्साइड होता है और जिससे शीशा जैसे ये शीशा है बोर्ड, तो इसके ये दूसरी तरफ क्या है, पारे की तलाई से पेंट कर दिया और ये पूरा शीशा क्या है, परावर्तक, मतलब पूरा बोर्ड क्या है, परावर्तक तल है। तो वही चीज़। और हमने बताया कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब बात क्या आई कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो अब ध्यान से देखिए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ये देखो, यही क्या है तुम्हारा, यही तुम्हारा उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और यही तुम्हारा क्या है, उत्तल दर्पण है। तो डिफिनेशन क्या बोलोगे, अब किसकी डिफिनेशन आई, अवतल और उत्तल दर्पण की। हम कैसे बोलेंगे, ध्यान से देखिए, डिफिनेशन हम किसकी लिखेंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण किसे कहेंगे, मतलब अवतल दर्पण, तो क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण दबे हुए दर्पण का हम क्या बोलेंगे, ये वह दर्पण, क्या बोलेंगे, वह दर्पण जो, अब यहाँ पर ये कैसा है, ऐसा लग रहा है दबा हुआ,
ये जो पेंट किया है, पेंट किया है ऐसा लग रहा है दबा हुआ, वह दर्पण जो दबे हुए मतलब क्या दबे हुए। अब यहाँ पर ये कोई किरण आई, किरण आने के पश्चात लौट गई, तो ये क्या हो रहा है, किरण परावर्तन। क्या हो रहा है, परावर्तन। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, वह दर्पण जो जिसमें परावर्तन कहाँ पर होता, कैसा होता है, दबे हुए तल से होता है। वह दर्पण जिसमें परावर्तन कैसा होता है, परावर्तन दबे हुए तल से होता है, होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है, हमने क्या बोला, दर्पण। अब हमने अवतल दर्पण में बोला कि ये दर्पण कैसा है, यहाँ पर परावर्तक तल भी होगा और परावर्तन भी होगा। परावर्तन हमने ये बताया कि कोई किरण चलेगी, चलने के पश्चात चिकने तल पर दर्पण में गिरकर और वह क्या हो जाएगी, दूसरी माध्यम में लौट जाएगी। तो ये परावर्तन किस बिंदु पर हो रहा है, यहाँ पर। तो हम क्या बोलेंगे, परावर्तन कैसा है, दबे हुए तल से है। परावर्तन कैसा है, दबे हुए तल से। वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है तथा अब ये पूरा गोला है और गोले के अंदर क्या होता है, तथा गोले के अंदर क्या होता है, गोले के अंदर क्या होता है, ये क्या लिखा, परावर्तक तल, तथा गोले के अंदर परावर्तक तल होता है। ये डिफिनेशन लिखना है, गोले के अंदर परावर्तक तल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की डिफिनेशन यही कंप्लीट है। वह दर्पण जिसमें परावर्तन कैसा होता है, दबे हुए, क्या बोला, अवतल दर्पण। वह दर्पण जो परावर्तन कैसा होता है, यहाँ परावर्तन है कैसा है, दबे हुए तल से। परावर्तन कैसा है, दबे हुए तल से होता है तथा गोले के अंदर, ये गोला है और गोले के अंदर क्या है, परावर्तक तल। और यहाँ पर देखो ये पेंट किया गया है गोले के अंदर और परावर्तक तल कहाँ है, एक गोला है, गोले के बाहर है परावर्तक तल, यहाँ पर अंदर है। तो हम क्या बोलेंगे, तथा गोले के अंदर परावर्तक तल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अब बात आ गई उत्तल दर्पण पे। किसकी बात आ गई, इसको रफ करेंगे, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण किसे बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहाँ बना है, ये बना हुआ है उत्तल दर्पण। तो हम उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तन, अब ये देखो ये परावर्तन कैसा है, परावर्तन ये है, परावर्तन हमें परावर्तन कैसा है, परावर्तन उभरे हुए, यहाँ पर कैसा लिखेंगे, उभरा। और यहाँ पर ऐसा लिख रहा है, देखो उभरा है कि नहीं, यहाँ पर दबा हुआ है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे हुए, तो उभरा हुए तल से। यहाँ पर वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तथा गोले के, अब देखो गोले के अंदर है परावर्तक, ये गोले के अंदर परावर्तक तल कहाँ है, गोले के अंदर के बाहर है, तथा गोले के बाहर कहाँ होता है, गोले के बाहर परावर्तक तल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अब उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे बोलते हैं, वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, तथा गोले के बाहर परावर्तक तल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अब यहाँ गोली दर्पण तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है। अब गोली दर्पण की मुख्य परिभाषाएं हम बताएंगे। अब उसके बाद आने वाली चीज़ें बताएंगे। हमने क्या कहेंगे, गोली दर्पण की परिभाषाएं। तो देखिए ध्यान से, इससे टेस्टर से इसलिए नहीं क्योंकि गंदे रहता है, इसीलिए नहीं रफ करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या बताएंगे, गोली दर्पण। अभी गोली दर्पण बताया है, अब गोली दर्पण में कुछ परिभाषाएं क्या होगा,
गोली दर्पण की कुछ परिभाषाएं। अभी हम गोली दर्पण पढ़ा चुके हैं और गोली दर्पण में कुछ परिभाषाएं होंगी और परिभाषाएं क्या होंगी। सातवां, हम कौन सी गोली दर्पण, यहाँ पर ये पढ़ाया जा चुका है, दर्पण की परिभाषाएं और परिभाषाएं कौन कौन सी होंगी। परिभाषा कौन कौन सी होगी। सबसे पहले परिभाषाएं कौन कौन सी होगी। वक्रता केंद्र। सबसे पहले ये देखो, गोली दर्पण तुम्हारे कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक तुम्हारा अवतल दर्पण और दूसरा तुम्हारा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, परावर्तक तल यहाँ से पेंट होता है और गोले के अंदर परावर्तक तल होता है। परावर्तन पारे की कलाई से यहाँ पेंट होता है, परावर्तक तल अंदर होता है। और यहाँ ये कौन सा दर्पण बन रहा है, वो अवतल है, तो ये कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब हम उत्तल दर्पण कैसे कहेंगे, उभरे हुए तल से होता है। परावर्तन कैसा होता है, उभरे हुए तल से होता है, यहाँ पर दबे हुए तल से होता है। अब ध्यान से देखते हैं गोली दर्पण की कुछ परिभाषाएं। अब ये गोली दर्पण ऐसे बना हुआ था, ऐसे गोली दर्पण बना हुआ था हमारा कुछ ऐसे। अब यहाँ पर एक होता है सी। क्या होता है यहाँ पर, एक सी। और पहला क्या पढ़ेंगे हम, सी मतलब होता है वक्रता केंद्र। पहला हम क्या पढ़ेंगे, सी। पहली डिफिनेशन हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। क्या पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र। पहली डिफिनेशन वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम किससे डिनोट करते हैं, सी। खोखले गोले मतलब ये है दर्पण का वह भाग, मतलब दर्पण किसी दर्पण के भाग में, मतलब गोले के केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। मतलब गोले के केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। जिसमें अंदर की तरफ क्या होता है, परावर्तक तल इसमें होता है और बाहर तरफ पारिक कलाई से काम करते हैं। और उत्तल दर्पण में परावर्तक तल बाहर की ओर होता है, बाहर के गोले के बाहर की ओर होता है। और अवतल दर्पण में परावर्तक तल गोले के अंदर होता है। तो हम क्या बोला, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, गोले के केंद्र को, खोखले गोले के केंद्र, दर्पण का एक वह भाग है, खोखले गोले के केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इसे हम किससे पढ़ाई करते हैं, सी से। अब दूसरी डिफिनेशन आती है, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्यान से कि गोले की त्रिज्या को हम सीधे बोलेंगे, मतलब गोले की त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और तीसरा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के बाद अब आता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक ये है, ये दर्पण का द्वारक, ये M1 है, ये M2 है। मतलब दर्पण का द्वारक यहाँ से लेकर यहाँ तक M1 M2, ये M1 है और ये M2 है। और ये तीसरा क्या हमने बोला, दर्पण का द्वारक। दर्पण को द्वारक को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, M1 M2 को से, M1 M2 से। अब दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण के, ये क्या है, दर्पण है, दर्पण के व्यास को हमने क्या बोला, किसी दर्पण के व्यास को, मतलब दर्पण के व्यास को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। उसे हम M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। अब फिर बात आ गई चौथी, दर्पण का ध्रुव, मतलब ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव मतलब ये होता है P। ध्रुव यहाँ पर क्या होता है, P, और ध्रुव P। अब हम P मतलब ध्रुव किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिए, दर्पण के मध्य बिंदु को, ये दर्पण है और दर्पण का मध्य बिंदु ये है कि नहीं, ये दर्पण है। तो इसी से डिफिनेशन लिखना, जो बोलते जा रहे हैं वही डिफिनेशन है।
दर्पण के मध्य बिंदु को, ये दर्पण है, ये क्या है, मध्य बिंदु है, दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो दर्पण का द्वारक होगा दर्पण। अब हम बोलेंगे पांचवा मुख्य अक्ष, क्या, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष किससे कहेंगे, ये C है, ये क्या है, P है, और ये एक रेखा है, मतलब ध्रुव तथा वक्रता केंद्र। हमने क्या बोला, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये ध्रुव मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ये बता रहे हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मतलब हमने क्या बोला, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो ये तुम्हारी क्या है, मुख्य अक्ष। अच्छा, मतलब उत्तल में ये है, ये भी तुम्हारा अवतल में है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब छठी चीज़ क्या आ गई, छठी चीज़ क्या है, यहाँ पर एक होता है F, कैपिटल F, उसे हम बोलते हैं मुख्य, मुख्य मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस, मुख्य फोकस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, F से, कैपिटल F से। और यहाँ पर भी क्या है, F। मुख्य फोकस को हम किससे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F से। मतलब कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण चलकर, कोई की प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर, ये प्रकाश की किरण किसके समांतर चले, ये मुख्य अक्ष है कि नहीं, ये कोई किरण, कोई किरण हम क्या बोलेंगे, कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात, ये इम्पोर्टेंस है, ये तुम्हारी डिफिनेशन क्या है, इम्पोर्टेंस है। हम फिर से समझा देंगे। कोई किरण दर्पण से कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर जाती है, ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर जाती है। तो जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु से या होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर कोई प्रकार की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, कोई प्रकार की किरण मुख्य अक्ष के, ये देखो समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराने के पश्चात, ये दर्पण से टकराने के पश्चात वास्तव में होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत होती है। यहाँ पर होकर जाती है, उसी को हम मुख्य अक्ष से वास्तव में होकर जाती है या मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य अक्ष के बिंदु को, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या प्रतीत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। फिर से ध्यान से देखते हैं, हम इसको रफ करके समझाते हैं तुमको। ये है अवतल दर्पण, ये है दर्पण का द्वारक M1 M2, और ये क्या है, वक्रता केंद्र, और ये क्या है तुम्हारा ध्रुव, और ये क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब हम क्या बोलेंगे, कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से, ये दर्पण है, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर जाएगी या आती हुई प्रतीत होती है, या होकर जाती है, वास्तव में होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। अब हम आगे की ओर देखते हैं। अब मुख्य फोकस के बाद क्या आता है, 7वां नंबर, फोकस दूरी। फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या होता है, मतलब हम फोकस दूरी कहाँ, यहाँ पर F, यही क्या है तुम्हारा मुख्य फोकस। फोकस दूरी किसे कहते हैं, यहाँ से फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को, यही तुम्हारी है मुख्य फोकस, मतलब फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से। फोकस दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं, सिंपल सी बात आ गई कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो क्या बोलोगे, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैपिटल स्मॉल f है।
ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब 8वां लास्ट हेडिंग बची है फोकस तल। फोकस तल, अब फोकस तल किसे कहेंगे? वह किरण जो फोकस से होकर जाती है, वह किरण जो फोकस से होकर जाती तथा फोकस के लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होता है 90 अंश। हम क्या बोलेंगे? फोकस तल वह किरण जो फोकस से होकर जाती है तथा फोकस के लंबवत होती है, फोकस तल के लंबवत होती है, उसी को हम फोकस तल कहते हैं। अब ये तुम्हारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं? गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषाएं। अब हम गोलीय दर्पण के कुछ नियम बताएंगे आगे चलकर नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इसी वीडियो में इतना ही बस करते हैं, एंड करते हैं, और दूसरी वीडियो में हम नियम बताना सिखाएंगे और प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे। वो मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंस होंगे, और जो कुछ भी कमी हो कमेंट करिए, उसी को हम दूर करेंगे। धन्यवाद। आज यहीं तक।